गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए क्लास का शुभारंभ कर रहा हूं और वो हमारा विषय है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जो रसायनों से भरा है, बिना रसायन के दुनिया में कोई भी वस्तुएं नहीं है। इन सब का अध्ययन इस ब्रांच में किया जाता है। आज हम रसायन विज्ञान से परिचित होंगे। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर है 9th क्लास का, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं? आप जहां हैं वहीं पर देखें, आपके आसपास क्या है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या है। यदि आप स्कूल में हैं तो बैग है, किताब है, कॉपी है, कलम है, पेंसिल है, रबर है, स्केल है। कक्षा में बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, डेस्क है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, इत्यादि इत्यादि है। आपके शरीर पर कपड़े हैं। यदि आप घर में हैं, थाली है, लोटा है, गिलास है, बाल्टी है, बिस्तर है, पलंग है। बहुत सी चीजें हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास। तो ये सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती हैं और विश्व की जितनी भी सामग्री है वो सब पदार्थ से बनी होती है। अब पदार्थ क्या है, इस पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या चीज है? मैटर, जो कुछ हम देख रहे हैं वो पदार्थ है। वो जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं वो सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कलम है, ये भी पदार्थ है। अच्छा, जिस वस्तु को हम नहीं देख रहे हैं क्या वो पदार्थ हो सकता है? विचारणीय है। जैसे हवा, हवा क्या पदार्थ है जो कि दिखाई तो नहीं देता है? आप कहेंगे कि हवा भी पदार्थ है। तो पदार्थ दो तरह के हो सकते हैं, एक तो दृश्य जो दिखाई दे, और एक होता है कि अदृश्य जो नहीं दिखाई दे। अब कैसे कहेंगे कि वह पदार्थ है? तो जैसे ये कलम है, इसको कहीं हम रख दें तो यह स्थान घेरता है। इसमें कुछ द्रव्यमान है, इसका अनुभव हम कर सकते हैं टच करके कि यह कड़ा है, कठोर है। तो जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, वे पदार्थ है। तो पदार्थ का अस्तित्व हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि इसका अनुभव हम करते हैं हाथ से छू करके कि टच करते हैं, यह कड़ा है। आंख से देखते हैं, रंग इसका पता चलता है, नीचे व्हाइट है, ऊपर ब्लैक है। तो ये पदार्थ के बारे में है। तो पदार्थ की परिभाषा आप लिख लें। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान के साथ और क्या होना चाहिए? कहीं पर रख दे तो स्थान घेरता है। जैसे आप जहां बैठते हैं, आप उतना स्पेस ले लेते हैं। जिस बेंच पर आप बैठते हैं, जिस बिस्तर पर आप बैठते हैं, उतना जगह तो आप घेर लेते हैं। तो आप भी एक पदार्थ हैं, क्योंकि आप में भी द्रव्यमान है। आप भी स्थान घेरते हैं, आपका भी अनुभव ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है। तो जो जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो,
तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो ये पदार्थ की छोटी सी परिभाषा हुई। अब इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी, कुर्सी। आप कक्षा में उपस्थित बहुत सी वस्तुओं को लिख सकते हैं। कॉपी है, कागज है, कलम है, जल है, वायु है, ये सब पदार्थ हैं, कहने की जरूरत नहीं, इत्यादि यहां पर लिख दिया जाए। और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से न कर सकें, जिसमें द्रव्यमान न हो, जो स्थान न घेरे, उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, तो आपके साथ उसकी दोस्ती है, मित्रता है, तो मित्रता पदार्थ नहीं है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम एक पदार्थ नहीं है। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या एक पदार्थ नहीं है। आप किसी से घृणा करते हैं, वो पदार्थ नहीं है। आप किसी की सेवा करते हैं, सेवा एक पदार्थ नहीं है। आप किसी से यदि स्नेह करते हैं तो स्नेह एक पदार्थ नहीं है। आप किसी विषय का चिंतन करते हैं, किसी चीज को बारे में सोच रहे हैं, तो वो चिंतन भी एक पदार्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए कक्षा में बैठे हैं और पंखा नहीं चल रहा हो, बिजली नहीं हो, तो गर्मी लग रही है, तो कहते हैं कि बड़ी गर्मी लग रही है, तो गर्मी भी एक पदार्थ नहीं है, वो एक तरह का भाव है, वो विचार है। ठंडे का मौसम हो, ठंडा लग रहा है, तो ठंडा, कूलिंग, वो भी एक पदार्थ नहीं है। तो जिसमें द्रव्यमान न हो, जो स्थान न घेरे, वो पदार्थ नहीं है। तो दैनिक जीवन में इस पदार्थ का बहुत बड़ा ही महत्व है। अब जो वस्तुएं होती हैं वो पदार्थ से बनी होती हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं वो पदार्थ से बनी है। वस्तुएं पदार्थ से बनती हैं। अब जैसे जिस बेंच पर आप बैठे हैं, वो बेंच लकड़ी का बना है, तो यहां बेंच तो वस्तु हो गई और लकड़ी पदार्थ हो गया। यदि लोहे का बेंच बना हो तो बेंच वस्तु और पदार्थ लोहा हो गया। तो इस प्रकार हम पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है। जो दिखाई दे वो दृश्य है, जो न दिखाई दे, जैसे कि हवा दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य रूप में पदार्थ है। पदार्थ के बारे में जैसा कि आपने अभी सुना कि जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो स्थान घेरने का मतलब क्या हुआ? स्थान घेरने का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ न कुछ वॉल्यूम होता है, उसमें आयतन होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स को कहीं भी हम रख दें तो यह चारों तरफ से एक स्पेस घेर लेता है। तो इसका यह आयतन हुआ। और इसका जो यदि किसी तराजू पर, तुले पर इसका वजन किया जाए तो जो भार ये बताए वो द्रव्यमान को सूचित करेगा। तो द्रव्यमान और आयतन, ये दो, मास एंड वॉल्यूम, ये दो चीजें होनी चाहिए। मास और वॉल्यूम, पदार्थ के लिए दो बातें होनी चाहिए। अब यहां देखें, रामचरितमानस की एक चौपाई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। कहीं कहीं तत्व की जगह पर रचित शब्द भी आता है। तो ये क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये पांच है। क्षिति का मतलब पृथ्वी, जल समझते ही है आप, पावक का मतलब अग्नि, आग, गगन आकाश, और समीर का मतलब हवा। तो संसार की प्रत्येक वस्तुएं जितनी हम देखते हैं वो सभी इन पांच तत्वों से ही निर्मित हैं।
पंच तत्वों से बना ये पूरा संसार, हमारा शरीर भी पंच भौतिक स्वरूप कहलाता है। तो पूरा संसार ये पंच भौतिक है। पूरे संसार की रचना इन्हीं 5 तत्वों से हुई है, जिनके बारे में आप देख रहे हैं। आप मान लीजिए कि बैठे हुए हैं और आपका कोई मित्र आकर के पीछे से आपकी आंख को बंद कर देता है। आपकी आंखों को बंद करने के बाद आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कौन हो सकता है, किसने मेरी आंखों को बंद किया है। आप उसके हाथ को पकड़ते हैं, उसकी कलाई को पकड़ते हैं, उसके हाथ में पड़े पहने हुए कड़े को, घड़ी को या उसके वस्त्र को टच करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान लगाने के बाद आप अंततोगत्वा एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये व्यक्ति हो सकता है। लेकिन तब जब आप अपनी आंखें खोल करके उसको देख नहीं लेते, तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं। यही है विज्ञान। विज्ञान जो है अवलोकनों पर आधारित है। पहले अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अंत में जाकर के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यही विज्ञान है। अपनी उत्सुकता के प्रश्नों को खोजना ही अध्ययन की प्रक्रिया होती है। हम सबसे पहले अनुमान लगाते हैं, अनुमान को अपनी ओर से जांचते हैं, परखते हैं और जांच परख के बाद अपने अनुभव की पुष्टि करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने, महर्षियों ने अपने अनुमानों को जांचा, परखा और तब ये जाकर के ये निष्कर्ष दिया हम लोगों के समक्ष कि यह पूरा संसार इन्हीं 5 तत्वों से बना होता है। ये 5 तत्व आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्षिति माने पृथ्वी, जल, पावक माने आग, अग्नि, आकाश और हवा। इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा संसार बना है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी 5 वस्तुओं से ही बनी है। चाहे वो वस्तु सजीव हो, चाहे वो वस्तु निर्जीव हो। पदार्थ की अलग अलग पहचान उसके गुणों के आधार पर की जाती है। तो पदार्थ के 2 तरह के गुण होते हैं। एक गुण जो होता है उसका दृश्यमान होता है, बाह्य गुण होता है, बाह्य, और एक होता है आंतरिक, बाह्य गुण जो एक्सटर्नल है, और एक आंतरिक जो इंटरनल है। बाह्य गुण को तो हम देख सकते हैं, बाहरी गुण को हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक पदार्थ की कल्पना कीजिए कि आप स्वयं एक पदार्थ हैं। आपका रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आपकी, आप कितने लंबे हैं, गोरे हैं, ये बाहर से देखने पर अनुभव होता है। तो ये आपका बाह्य गुण हुआ। लेकिन आपका इंटरनल, आंतरिक गुण, आंतरिक गुण जो आपके अंदर छिपा हुआ है वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। आपके आंतरिक गुण जो आपके अंदर भरे हुए हैं वो आपके आंतरिक गुण कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से पदार्थ, मान लीजिए कि बर्फ का टुकड़ा आपके सामने किसी बर्तन में रख दिया जाए। बर्फ का टुकड़ा हम किसी बर्तन में रख दें, किसी प्लेट में रख दें, तो बाहर से देखने पर क्या होगा? बाहर से देखने पर तो सफेद नजर आएगा, कठोर नजर आएगा, कड़ा है, स्थान घेरा है, जिसमें द्रव्यमान है। रंग के आधार पर कह सकते हैं कि सफेद है या रंगहीन भी उसको कहा जा सकता है। लेकिन जब तक उसको टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि उसमें कूलिंग है, उसमें शीतलता है, उसमें ठंडापन है। तो ठंडापन उसका आंतरिक गुण हुआ। तो इसी तरह सभी वस्तुओं में जितनी भी पदार्थ हैं उनमें 2 तरह के ये गुण पाए जाते हैं, एक बाहरी गुण और एक आंतरिक गुण। तो बाहरी गुण के आधार पर उसके रंग, रूप की पहचान होती है। अब जैसे चीनी और नमक को हम ले लें। अगर दूर से चीनी और नमक को रख दिया जाए या उसको बारीक पीस करके किसी बर्तन में रख दिया जाए, देखने में तो एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जब तक उसका स्वाद हम नहीं लेंगे, नहीं चखेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन चीनी है, किसमें मीठापन है, कौन नमक है या कौन नमकीन है। तो उसका जो बाहरी रूप, रंग हुआ वो बाह्य गुण हुआ, और उसका मीठापन, नमकीन, यह उसका इंटरनल गुण हुआ। तो इस प्रकार पदार्थ में 2 तरह के गुण भरे होते हैं। अब हम पदार्थ के भौतिक स्वरूपों की चर्चा करेंगे कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या हैं। पदार्थ के जो ये गुण होते हैं, एक बाहरी गुण और एक आंतरिक गुण। तो बाहरी गुण जो दिखाई देता है उसे ही हम भौतिक स्वरूप या भौतिक गुण कहते हैं।
और जो इंटरनल होता है उसको केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण के नाम से जानते हैं। तो भौतिक स्वरूप की चर्चा करते हैं कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पहला इसका गुण है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ जितने हैं वो सब छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। कैसे जानेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं? मान लीजिए चीनी ले लिया और किसी बर्तन में, जैसे बीकर में हमने पानी ले लिया, बीकर में हमने पानी ले लिया, यहां तक निशान लगा दिया, यहां निशान लगा दिया। अब इस चीनी को हम यहां पर डाल देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे, छोड़ देंगे, क्या होगा? वो चीनी धीरे 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 पानी में घुलना प्रारंभ हो जाएगा। वो धीरे धीरे घुलना शुरू करेगा, समय लगेगा, घुलने को तो घुल जाएगा। लेकिन यदि उसे हम किसी कांच की छड़ से या घर में है तो चम्मच से हिलाएंगे तो क्या होगा? वो जल्दी घुलेगा। घुलने के बाद आप देखेंगे कि जितने निशान तक हमने पानी लिया है और थोड़ी सी चीनी उसमें घुलाने के बाद भी वो पानी का जो निशान है वो उतना ही का उतना ही है। तो चीनी कहां चली गई? वो चीनी कहां चली गई उस पानी में? इसका उत्तर ये है कि चीनी एक पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है, और पदार्थ के बीच में कुछ स्थान होते हैं, कुछ वैकेंट प्लेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं। तो जब ये पदार्थ चीनी घुलने लगी तो इसके जो कण हैं वो टूटने लगे और टूट करके पानी के कणों के साथ मिल गए। जहां ये खाली स्थान पाए वहां पर ये समा गए, यानी चीनी के कण पानी के कण में विलीन हो गए। आप इसको प्रयोग के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। जिससे किसी बीकर में आप पानी ले लीजिए, आधा बीकर पानी ले लीजिए और पानी के स्तर को लेबल लगा दीजिए, निशान लगा दीजिए और उसमें चीनी डाल करके घुलाइए। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। जब चीनी पूर्णतः घुल जाता है तब आप उसको निरीक्षण कीजिए और तब ध्यान से देखिए कि उसके चिन्ह के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये भी बात है कि चीनी के कण जब इसमें घुल जाएंगे तो दिखाई भी नहीं देते हैं कि चीनी के कण पानी में घुले हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उसमें वो विलीन हो जाते हैं। चीनी के स्थान पर आप नमक भी ले सकते हैं और नमक के कण भी उसी तरह से घुलेंगे पानी में जैसे चीनी के कण घुलते हैं। आप चाहे पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से भी यदि देखेंगे तो भी चीनी के कण उसमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि चीनी के जो कण होते हैं वो पानी के कणों के बीच या पानी के कण चीनी के कणों के बीच खाली स्थानों में समा जाते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, एक कण दूसरे कण में मिल जाते हैं। अब दूसरा गुण इसका है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, या कह सकते हैं कि कितने सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण कितने सूक्ष्म होते हैं? तो उत्तर है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये कैसे होगा? इसके लिए क्या प्रयोग हम कर सकते हैं? आइए उसको भी सीखें। आप एक बर्तन लीजिए, इस बर्तन में जल, इस बर्तन में हमने जल ले लिया। मान लीजिए कि यहां पर हमने 100 ml जल ले लिया और 100 ml जल लेने के बाद पोटासियम परमैंगनेट, ये केमिकल है, इसका फॉर्मूला KMnO4। पोटासियम परमैंगनेट की थोड़ी सी मात्रा हम इसमें डाल देते हैं। इस बीकर के जल में एक चुटकी थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट
डाल देते हैं। डालने के बाद होता क्या है कि इसका जो रंग है वो लाल हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अब ये पूरा जल रंगीन हो जाएगा पोटासियम परमैंगनेट के कारण। अब एक दूसरा भी कर लेते हैं और इसमें हम 90 ml जल भरते हैं और इसमें से 10 ml पोटासियम परमैंगनेट का घोल डाल देते हैं। 10 ml इसमें से हम ले लिया और 90 ml हमने जल लिया सादा और 10 ml पोटासियम परमैंगनेट का इसमें से लिया। अब आप देखेंगे कि यह 10 ml इस 90 ml को रंगीन कर देगा। भले ही इसका रंग इसकी अपेक्षा थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन रंगीन तो अवश्य हो जाएगा। मान लीजिए आप घर में हैं, आपके पास पोटासियम परमैंगनेट नहीं है, आप दुकान से जाकर के होली में यूज करने वाला एक पुड़िया रंग लेकर आइए और उस रंग को प्रयोग में लाइए। एक गिलास पानी में लेकर के एक पुड़िया रंग डाल दीजिए, पूरा एक गिलास पानी रंगीन हो जाएगा। एक दूसरा गिलास लीजिए और उसमें 90 ml या 90% पानी भर लीजिए, फिर 10% उस रंगीन गिलास में से लेकर के डालिए। आप देखेंगे कि वो दूसरा गिलास जो आपने लिया वो भी रंगीन होगा। अब तीसरा गिलास यहां पर लीजिए और तीसरे गिलास में फिर 90 ml जल लीजिए और ये जो मिल गया एक दूसरे में, ये दोनों मिल गया, इसका 10 ml यहां पर डालिए। आप देखेंगे कि यह भी जल रंगीन होगा। भले ही इसका रंग इसकी अपेक्षा फीका होगा, हल्का होगा, लेकिन ये भी रंगीन होगा, लाइट कलर में जाएगा। ये डीप है, ये थोड़ा लाइट है, इससे भी ये लाइट होगा, हल्का होगा। इस प्रक्रिया को आप दोहराते जाइए। 90 ml, फिर इसका 10 ml लीजिए, फिर 90 ml, फिर इसका 10 ml आप लीजिए और इस प्रयोग को आप करते जाइए। आप देखेंगे कि अंतिम तक कुछ न कुछ हल्का रंग की मात्रा उसमें यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, कुछ न कुछ मात्रा वहां तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि पदार्थ के जो कण हैं वो इतने छोटे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण यहां तक पहुंच रहा। आप पोटासियम परमैंगनेट के स्थान पर घर में प्रयोग होने वाले नील का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस पेन में यूज होने वाले स्याही का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, उसको कैसे समझाया जाए कि पदार्थ के जो कण हैं वो सूक्ष्म होते हैं। उसको समझाने के लिए एक दूसरा उपाय हम यहाँ पर सोच रहे हैं, शायद सफल हो। उसको समझाने के लिए ठीक इसी तरह से हम एक प्रयोग करते हैं। एक बर्तन में हम जल ले लेते हैं 100 ml और अक्सर घरों में डिटॉल की शीशी होती है, उस शीशी से हम 10 ml इसमें डिटॉल डाल देते हैं। क्योंकि उसमें गंध है, इसलिए जिस व्यक्ति को दिखाई न दे रहा हो वो गंध के माध्यम से उसको पहचान सकता है कि उसमें गंध है। अब एक दूसरा बीकर या दूसरा कोई बर्तन लेकर के उसमें 90 ml ठीक पहले प्रयोग की तरह और इस मिश्रण का 10 ml यहां डाल दें तो गंध यहां भी होगा। ठीक इस प्रयोग को और आगे करें, फिर 90 ml जल लें और 10 ml इसमें से डालें तो इसमें भी गंध होगा। आप इस प्रयोग को 4 बार 5 बार या जितना चाहे उतना आप कीजिए। यहां से यहां तक ये जाते वक्त हल्का गंध यहां तक भी होगा, यानी पदार्थ के जो कण हैं वो यहां से वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी इतने सूक्ष्म हैं। गंध के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि पहले बर्तन से लेकर के आखिरी बर्तन तक पदार्थ के कण मौजूद हैं। भले ही यहाँ पर गंध अधिक हो, वहां पर गंध बहुत कम हो,
शुरू के प्रयोग में भले ही यहाँ का रंग जो है बहुत डीप हो, वहां का बहुत हल्का हो, लाइट हो, लेकिन पदार्थ के जो कण हैं वो यहां से वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये दो पदार्थ के भौतिक स्वरूप हैं, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन व्यू के दृष्टिकोण से आप इसको तैयार कीजिए। अब हम पदार्थ के कुछ अभिलक्षणिक गुणों का अध्ययन करेंगे कि पदार्थ के क्या विशेष गुण होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, अभिलक्षणिक गुण होता है। तो पहला गुण यहां पर आप देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ जो होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं, उन कणों के बीच कुछ खाली स्थान होते हैं। जैसा कि आपने पहले प्रयोग में देखा, नमक या चीनी पानी से भरे बीकर में घुल गया और घुलने के बाद चिन्ह में, निशान में, पानी के निशान में कोई चेंजिंग, बदलाव नहीं हुआ। यानी पानी के जो कण हैं उसमें चीनी के कण समा गए या चीनी के कण में पानी के कण समा गए, विलीन हो गए। तो पहले उदाहरण में आपने देखा था कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच खाली स्थान होते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होते हैं। दूसरा ये गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसकी जांच हम कैसे करते हैं, कैसे इसका अनुभव करते हैं? मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में कहीं पर एक सुगंधित अगरबत्ती जला दी जाए, किसी कोने में आप जला दें, कमरा बंद हो, तो आप थोड़ी देर में ही पाएंगे कि पूरा कमरा सुगंधित अगरबत्ती के गंध से भर गया है। यानी अगरबत्ती जलाने पर जो उसमें से गंध उत्पन्न हो रहा है, वो गंध पूरे कमरे में समान रूप से वितरित हो गया है। पूरा कमरा उस अगरबत्ती के सुगंध से भर गया है। आप बंद कमरे में यदि इत्र की शीशी को खोल दें तो इत्र की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। यानी पदार्थ के जो कण हैं वो गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसके लिए माध्यम, गैसीय माध्यम, हवा एक माध्यम है वहां पर उस कण को फैलाने के लिए। गर्मा गर्म खाने की जो महक होती है, जो गंध होती है, वो रसोई घर से हमारी नाक तक पहुंचाती है। खाना रसोई घर में पक रहा हो, लेकिन उसकी सुगंध आप घर से बाहर भी अनुभव कर लेते हैं। यही है पदार्थ के कणों की प्रकृति, जिसके कारण गर्मा गर्म खाने की गंध बहुत दूर तक पहुंच जाती है। यानी पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और उनकी गतिशीलता के कारण वो गंध हमारी नाक तक पहुंच जाती है। तीसरा अभिलक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस गुण के बारे में आप देखें क्या चीज है। तीसरा गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके बारे में हम जानें। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, जिस बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे से बंधे होते हैं। जिसे मान लीजिए कि आप एक लोहे की कील लेते हैं और लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा ले लीजिए, एक रबर बैंड ले लीजिए, लोहे की कील पर हथौड़ा मारिए, हथौड़ा से प्रहार कीजिए, चौक पर भी हथौड़ा से प्रहार कीजिए और रबर के बैंड पर भी हथौड़े से प्रहार कीजिए। आप क्या देखेंगे, चौक का जो टुकड़ा है वो थोड़े ही प्रयास में टूट जाता है। रबर बैंड को तोड़ने के लिए कुछ अधिक प्रयास की जरूरत होती है, लेकिन लोहे की कील को तोड़ने के लिए सबसे अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो चौक का टुकड़ा, इसके कणों के बीच का जो आकर्षण है कमजोर है, उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा आकर्षण अधिक होता है और लोहे की कील में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। तो इसके जो कण होते हैं लोहे की कील के, वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिसके कारण उनके आकर्षण बल को तोड़ने में कठिनाई होती है। चौक को तोड़ने में कम बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि चौक के कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है, आसानी से प्रहार करने पर वो अलग अलग हो जाते हैं।
पानी, किसी नल से पानी अगर गिर रहा हो, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर पानी की धारा नीचे आ रही हो, आप अपनी उंगली से आप चाहे तो पानी की धार को काट सकते हैं। आपकी उंगली आसानी से पानी की धार को काट करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर चली जाएगी। एक दिशा से दूसरी दिशा में आपकी उंगली, आपकी हथेली पहुंच जाती है ऐसे करने पर, लेकिन वो फिर पानी की धारा सीधी लंबवत गिरती रहती है। तो पानी के कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए आप अपनी उंगली से उसको काट सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि एक लकड़ी का खंभा हो और लकड़ी का खंभा यदि खड़ा हो, आप चाहे तो अपनी उंगली से, अपनी हथेली से उसको काटने का प्रयास कीजिए, नहीं काट पाएंगे। जितनी आसानी से आप पानी की धार को काट देते हैं, उतनी आसानी से आप लकड़ी को अपनी हथेली से, अपनी उंगली से नहीं काट पाएंगे, क्योंकि लकड़ी के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है, पानी की धार में कम होता है। आप हवा में इधर से उधर अपनी हाथें चला लेते हैं, हवा का आकर्षण बिल्कुल कमजोर होता है, लेकिन आकर्षण होता है, और उस आकर्षण के कारण ही पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो पदार्थ के कणों के ये 3 अभिलक्षणिक गुण हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे घर में लगभग हर घर में 90% से ऊपर हम मानकर चलते हैं एलपीजी कनेक्शन है। यदि एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कहीं लीक हो जाता है तो उसकी गंध उस रसोई घर से दूर बैठे बाहर कमरे में, आंगन में, छत पर उसकी गंध का अनुभव हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? यदि गैस लीक हो जाती है तो उसकी गंध से पता चलता है कि गैस लीक हो रही है, तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और उस लीकेज को पकड़ते हैं, बंद करते हैं, या जो कुछ भी सुरक्षा का उपाय है हम अपनाते हैं। उसकी गंध हम तक पहुंचती है, इसके लिए उसमें एक केमिकल मिला होता है जिसे एथिल मरकैप्टन के नाम से जाना जाता है, और वो एथिल मरकैप्टन केमिकल, उसकी गंध हमारी नाकों तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि पदार्थ के जो कण हैं वो हवा में गतिशील हो जाते हैं। तो हवा में गतिशीलता के कारण उस रसोई घर से हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं, जिसे हमें पता चल जाता है और हम सुरक्षात्मक युक्ति अपनाते हैं। इसी में एक डिफिनेशन आता है विसरण, एक शब्द है विसरण। पदार्थ के कणों का घुल मिल जाना विसरण कहलाता है। पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में घुल मिल जाते हैं, एक गैस दूसरी गैस के साथ मिक्स हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, या दो पदार्थ के जो कण हैं अपने आप एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, वो प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो विसरण की परिभाषा भी आप याद कर लीजिएगा। विसरण का मतलब कि मिलना, मिक्सिंग होना, पदार्थ के कणों का एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना विसरण कहलाता है। एक गैस का दूसरे गैस के साथ मिक्स हो जाना विसरण कहलाता है। तो आप इतनी तैयारी कीजिए, अगले क्लास में बाकी चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।